हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द RSM SSB JEE 7 Feb 2025 को जो आपका पेपर हुआ उसका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, एज वेल एज कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ टू प्लांट्स। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है दो प्लांट की, IC1 और IC2 दिया हुआ है और टोटल लोड आपको दिया हुआ है 40 मेगावाट। व्हाट विल बी द ऑप्टिमल शेयरिंग ऑफ द लोड। ऑप्टिमल शेयरिंग के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्लांट मस्ट बी इक्वल टू द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेकंड प्लांट। IC1 इक्वल टू होना चाहिए IC2 फ्रॉम 0.2 P1 प्लस 5 इक्वल टू 0.1 P2 प्लस 10। अगर यहाँ से देखोगे आपके पास इक्वेशन आएगी 0.2 P1 माइनस 0.1 P2 इक्वल टू 5 आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है P1 और P2, तो दूसरी इक्वेशन भी चाहिए होगी। दूसरी इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी? P1 प्लस P2 हमें 40 मेगावाट दिया हुआ है, दैट इज द P1 प्लस P2 इक्वल टू 40। दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या डेटा आ रहा है वो चेक कर लेते हैं एक बार। 0.2 minus 0.1 equal to 5, 1 equal to 40। P1 आ रहा है आपके पास 30 मेगावाट और P2 आ रहा है आपके पास 10 मेगावाट। टोटल आपके पास क्रॉस चेक कर लीजिएगा, टोटल आपके पास होना चाहिए 40 मेगावाट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी द 30 एंड 10, सो B विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। Holes are drilled on the opposite sides of the disk of an induction type energy meter to increase the deflecting torque, avoid creep on load, balance the disk, dissipate the energy due to the eddy current। और हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। तो होल्स आर ड्रिफ्ट ऑन द ऑपोजिट साइड। जनरली क्या होता है, हमारे पास क्या होता है जनरली, लाइट लोड कंडीशन हो या नो लोड कंडीशन हो, फिर भी जो है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर जो पुराने टाइम में यूज किए जाते थे, फिर भी जो है उनमें डिस्क जो एल्यूमिनियम की होती थी वो रोटेट करती रहती, विदाउट एनी लोड रोटेट कर रही है। इसका मतलब रीडिंग आ रही है। उस रीडिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, क्रिपिंग बोलते हैं ना। क्रिपिंग में हमारे पास एक्चुअल स्पीड और मेजर्ड स्पीड दोनों में डिफरेंस होता है, उसको ग्रिपिंग बोला जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास एल्यूमिनियम जो प्लेट्स होती है उसके ऑपोजिट साइड में दो होल क्रिएट किए जाते हैं, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट किया जा सके। द वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो इज। ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन मीन्स यहाँ पर आपको जो है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का रेशियो बताना है। क्वेश्चन का डायग्राम हम एक बार वापस बनाते हैं। ये 2 हेनरी दिया हुआ है, कैपेसिटर 1 फेराड दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है, ये इनपुट वोल्टेज है और ये हमारे पास आउटपुट। ठीक है, आपको आउटपुट वोल्टेज अपन इनपुट वोल्टेज बताना है और बहुत सिंपल सा केस है। ये आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बताना है, तो पहले जो है आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए RLC का। अगर इंडक्टेंस का लाप्लास लेते हैं तो SL होता है, दैट इज 2S आ जाएगा। इसका 1/SC होता है तो ये 1/S आता है। ठीक है, अब आपको जो है वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है। यहाँ पे V इनपुट है, वोल्टेज डिवीजन रूल आपको पता है कैसे लगाते हैं। V इनपुट यहाँ अप्लाई किया तो V आउटपुट क्या होगा, इन अप्लाइड वोल्टेज इनटू V इनपुट किसके अक्रॉस देख रहे हैं, 1/S अपॉन टोटल इम्पीडेंस। यहाँ पर आपने क्या अप्लाई किया, V इनपुट। ठीक है, और यहाँ पर देखो जरा प्लीज, ये सर्किट ऐसा बन सकता है V इनपुट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2S है और ये हमारे पास 1/S। ठीक है, अब हमारे को यहाँ से वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे इस सर्किट के अकॉर्डिंग तो क्या बनेगा, 1/S अपॉन 2S प्लस 1/S V आउटपुट अपॉन V इनपुट, दैट इज द 1/S 2S प्लस 1/S। इसमें S का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 1/2S स्क्वायर प्लस, दैट इज द A विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है? द मटेरियल फॉर विच मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 0 और रिलेटिव परमेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 is said to be paramagnetic. For a material for which the magnetic susceptibility is greater than 0 and relative permeability is greater than 1 is said to be ferromagnetic. According to magnetic susceptibility, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर नेगेटिव हो तो डायामैग्नेटिक मटेरियल है। ये कंसेप्ट ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि आगे भी इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन और इस पेपर में और पूछे गए। डायामैग्नेटिक मटेरियल है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इसका स्लाइटली पॉजिटिव होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पॉजिटिव होता है, हाईली पॉजिटिव, ठीक है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से ही हमें मिलता है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होती है? म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को क्या बोलते हैं? काई एम। तो अगर इसमें आप ऐड करोगे 1 प्लस काई एम डायमैग्नेटिक में तो रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। इसमें ऐड करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। स्लाइटली होती है ना, ठीक है, स्लाइटली हमारे पास ग्रेटर देन हो। पैरामैग्नेटिक में थोड़ा सा हाई होता है और फेरोमैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। इसका मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहेगी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब होता है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है दोनों ट्रू है, बी और सी में से कौन सा आएगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन का मतलब ये कि जो रीजन है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसा तो कोई रीजन नहीं है, ये दोनों अलग अलग बातें कर रहा है। एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा है। हाँ, ये बताते कि ऐसा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ऐसी क्यों होती, तो फिर हम इसका रीजन मान सकते थे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन मान सकते थे। तो इन दोनों का हमारे पास जो है दोनों ए और आर दोनों ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका रीजन का एक्सेप्शन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A Fourier series expansion for the sin square x over the range minus pi to pi। एक्चुअली Fourier series expansion इसका किया ही नहीं है ना। यहाँ पर तो केवल जो है ऑप्शन में जिस अकॉर्डिंग दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का एक्सपांशन कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा cos 2 थीटा बाई 2 और यही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 करो या फिर 2 को दोनों में डिवाइड कर दो, ऐसा कर सकते हो। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस आप यहाँ से निकाल सकते हो, आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो मुझे कमेंट करके बताओगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर नहीं मैच करे तो आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। डाइवर्जेंस हमारे पास एक्स वाई जेड, अगर हम बोले ग्रेडियंट, इसमें ये मैप्टिव है, हम बहुत सारी चीजें निकालते हैं। अगर आप स्केलर वैल्यू निकालोगे तो ग्रेडियंट होता है, अगर डाइवर्जेंस निकालोगे तो उसमें डॉट प्रोडक्ट होता है ना, डेल डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कैसे बनेगा? और अगर कर्ल निकालोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, डेल क्रॉस। उसके लिए हमारे पास ये दोनों क्या होने चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है, सही बात है। अभी हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं। तो डाइवर्जेंस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? डेल वी इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स इन एक्स डायरेक्शन। आई जे के लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, मैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेल वी बाई डेल वाई ए वाई कैप, डेल वी बाई डेल जेड ए जेड। फिर जो है यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? v जो दिया हुआ है ये हमारे पास इस तरह से होता है ए एक्स कैप ए वाई, ये कैपिटल में जो है मैं लिख रहा हूँ ये हमारे पास वैल्यू होती है और ये स्मॉल में जो कैप में है ये डायरेक्शन होती है। ए जेड मैग्नीट्यूड इन ए जेड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है? ए एक्स हमारे पास, तो यहाँ पे ए एक्स रखोगे, यहाँ पे ए वाई रखोगे, यहाँ पे ए जेड रखोगे। ए एक्स ए वाई ए जेड कैपिटल वैल्यू क्या है, यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो ए एक्स हमारे पास ये वाला है, ए वाई हमारे पास ये वाला है और ए जेड हमारे पास ये वाला है। ये कंपैरिजन करके हम लिख देते हैं ए एक्स इज माइनस एक्स कॉस एक्स वाई प्लस वाई, ए वाई इज वाई कॉस एक्स वाई और ए जेड इज साइन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस वाई, इस तरह से आपको दिया हुआ है। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करिए और सॉल्व करिए, देखते हैं क्या आंसर, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी, इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है ये बता, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, आपके हमेशा इस टाइप का कभी क्वेश्चन आए ना डिपेंडेंट सोर्स वाला, सिंपली लूप लगाओ, बाकी परेशानियां बाद में देखते रहो, ठीक है। और जब भी ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट इस तरह से साइन पोलरिटी के साथ लिखा हो ना, इससे घबराना नहीं है, रेजिस्टेंस को छोड़ देना है, यही सोचना है कि यहाँ पे V1 का कुछ एलिमेंट है और फिर लूप लगा दो। लूप लगाने पे इक्वेशन क्या आएगी, लूप लगाने पे इक्वेशन आएगी 24 सेकंड पोलरिटी माइनस V1, फिर माइनस 2i, इसमें से करंट आई जा रही है, माइनस 2i और प्लस 5V1 इक्वल टू 0। तो 24 प्लस 4V1 माइनस 2i इक्वल टू 0। अब हमें देखना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है, मतलब V1 को रिप्लेस करना है करंट के टर्म में। कैसे रिप्लेस करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, कभी भी कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसमें करंट पॉजिटिव साइड से एंटर कर रही है तो V इक्वल टू प्लस आई आर लिखते हैं, है ना। और अगर करंट नेगेटिव साइड से एंटर करे तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस आई, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट काम आता है डिपेंडेंट सोर्स के केस में, अदरवाइज तो हम लिखते हैं V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू प्लस माइनस आई आर, क्या होता है, कुछ नहीं होता। इट इज द साइन कन्वेंशन, इट इज यूज्ड ओनली फॉर द डिपेंडेंट सोर्स केसेस, ठीक है, तब हम यूज करते हैं। और इस केस में हमारे पास करंट प्लस से एंटर कर रही है तो V1 इक्वल टू 4i लिख देंगे, ठीक है। 24 प्लस 4i माइनस 2i इक्वल टू 0। 24 प्लस 16 माइनस 2 49, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 24 इक्वल टू माइनस 49, आई इजिकल टू नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में हालांकि आंसर हमें नहीं दिया है, ठीक है। 24 अपॉन माइनस 14, that is the 1.71 एम्पियर, ठीक है। so what will be the right answer, A will be the right answer। इस पेपर में कैलकुलेशन वाले बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो कैलकुलेशन जो है वो इजी होनी चाहिए अगर आपके पास ऐसे पेपर बनता है तो, ठीक है। एग्जामिनर पता नहीं कभी कभी क्या समझ लेते। अब आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, थोड़ा सा धुंधला है, ये ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ओम्स लॉ एट ए पॉइंट, सेकंड दिया हुआ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, और थर्ड दिया हुआ है गॉस लॉ एट पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेल डॉट डी इक्वल टू रो समेशन वी इक्वल टू आई समेशन आर, और यहाँ लिखा हुआ है जे इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेल डॉट जे इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा शो करेगा, एक्चुअली ओम्स, पहले हम किरचॉफ करंट लॉ की बात करते हैं। केसीएल हमें क्या शो करता है, करंट इन करंट मीटिंग एट ए सम पॉइंट ऑल करंट आर जीरो, समेशन ऑफ ऑल करंट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज जीरो। तो करंट किससे रिलेटेड होगा, करंट डेंसिटी से, ईएमएफटी में डेल डॉट जे से ही हम जो है केसीएल को शो करते हैं, ठीक है। ये केसीएल को ही सेटिस्फाई करता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, समेशन ऑफ वोल्टेज ऑल वोल्टेज इन या ईएमएफ जो है वो हमेशा जीरो रहता है, तो इसका ऑप्शन ये रहेगा। ओम्स लॉ, जे इक्वल टू सिग्मा ई, करंट डेंसिटी हमारे पास जो रहती है कंडक्शन करंट डेंसिटी, वो जे इक्वल टू सिग्मा ई से शो करते हैं। और गॉस लॉ जो है वो हमारे पास डेल डॉट डी इक्वल टू रो भी होता है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन को शो किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहले के लिए ए के लिए हमारे पास फोर्थ आएगा, बी के लिए हमारे पास थर्ड, सी के लिए हमारे पास आएगा सेकंड, और डी के लिए आएगा फर्स्ट, ठीक है। फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड। फर्स्ट सेकंड हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस टाइप का होगा, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट से हमारे पास मैग्नेटिक टैप का टाइप का रहेगा, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब एनर्जी मीटर, वाट आवर,
एनर्जी मीटर को वाट आवर मीटर भी बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर मतलब हमारे पास करंट को मेजर कर रहे हैं, और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमारे पास सीटीपीटी से रिलेटेड रहेगा। सो क्या करेक्ट आंसर होगा? फोर्थ, पहले का हमारे पास फोर्थ आया, फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। उल्टा चलेंगे, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहेगा? डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 100 मेगाहर्ट्ज की, जो डेटा दिया हुआ है वो लिख देते हैं 100 मेगाहर्ट्ज, propagate in free space, then the value of propagation constant will be, propagation constant की वैल्यू बतानी। अब ये कैसे निकाला जाए, ये एक क्वेश्चन मार्क है। प्रोपेगेशन कांस्टेंट हम ईएमएफटी में भी पढ़ते हैं, पावर सिस्टम में भी पढ़ते हैं। प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है? अल्फा प्लस जी बीटा ना, है एटेन्यूएशन कांस्टेंट, और ये हमारे पास ये रहता है। जनरली हमारे पास जो है फ्री स्पेस है तो लॉसलेस कंसीडर कर सकते हो, है ना। ये क्या होता है? अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल, जी प्लस जे ओमेगा सी। जब आप जो है लॉसलेस कंसीडर करोगे तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को हटा दोगे, तो क्या बचेगा? जे ओमेगा एल इंटू जे ओमेगा सी, ये आपके पास बचता है, और जे ओमेगा अंडर रूट एल सी, है ना, ये बचता है। तो अल्टीमेटली बीटा हमारे पास क्या आता है? जे ओमेगा अंडर रूट, ये आता है। ठीक, अब हमारे पास प्रोपेगेशन कांस्टेंट मतलब बीटा, बीटा अल्फा तो जीरो है, फ्री स्पेस है, तो हम कैसे कैलकुलेट करें? एक्चुअली जो वेलोसिटी होती है ना वी, वो हमारे पास 1/√LC से भी शो की जा सकती है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बीटा इक्वल टू जे ओमेगा अपॉन वेलोसिटी, और ये कितना दिया हुआ है? ओमेगा 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज है ना, तो हम यहाँ पर 100 मेगाहर्ट्ज रख देते हैं। 100 मेगाहर्ट्ज 10⁶ अपॉन वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी हमारे पास है 1/√LC, लिखो, या 3 × 10⁸, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कैंसिल आउट। 2 पाई अपॉन 3, इसको चेक कर लीजिए, 6.2/6.28/3, दैट इज द 2.09 जे, जे की टर्म में आया होगा, 2.09 जे मीटर इनवर्स। बी विल बी द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। द वेव in a air, when a wave in air is incident of perfect conductor, normally it is entirely reflected, correct? There are no losses within a perfect conductor। perfect conductor में मतलब कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, रेजिस्टेंस जीरो है, तो कोई एनर्जी ऑब्जॉर्व होगी नहीं, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो जरा, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर जो है फॉल्ट करंट को आइडेंटिफाई करता है, अपनी कॉइल को जो है एनर्जाइज करता है, फिर रिले कॉइल को एनर्जाइज करता है, और फिर रिले को ऑपरेट करता है। रिले कॉइल को एनर्जाइज तो करता है, लेकिन मेन फंक्शन क्या है इसका? ओवरलोडिंग कंडीशन हो या फिर कोई भी दूसरी कंडीशन हो, फॉल्ट कंडीशन, उससे सर्किट को प्रोटेक्ट करना, यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी फंक्शन पूछा है। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, the solution for the unknown resistance in the Wheatstone bridge is, ये रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है R4 इक्वल टू R2 R3 अपॉन R1, और R1 की वैल्यू परसेंटेज में साथ में जो है अनसर्टेनिटी या रिलेटिव एरर है वो शो किया गया। तो लिमिटिंग एरर आपको पता नहीं है, जो नया रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे उसकी। कभी भी आपने देखा होगा, एक मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ए बी अपॉन सी, ठीक है, तो हमारे पास अगर आपको रिलेटिव एरर निकालनी है y में, y एक्सप्रेशन में, तो क्या होता है? प्लस माइनस, ये तो होता ही है हमारे पास। तो कभी भी डिवीजन में हो या मल्टीप्लाई में हो, तो जब हम लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन लेते हैं तो ऊपर वाली चीज हमारे पास क्या आ जाती है? पॉजिटिव में ऐड हो जाती है, लॉग लॉग लोगे तो, ठीक है, और हमारे पास नीचे वाली जो चीज रहती है वो माइनस में आ जाती है। हालांकि बाहर प्लस माइनस लगा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रिलेटिव एरर तो हमारे पास, अगर प्लस माइनस अंदर शो करोगे, रिलेटिव एरर तो एक बार सारी प्लस होगी और एक बार माइनस होगी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इस माइनस साइन को हम हटा रहे हैं। उसी तरह हम यहाँ पर R2 R3 R1 ऐसा ही सेम बना सकते हैं, डेल R2 अपॉन R2 प्लस डेल R3 अपॉन R3 और डेल R1 अपॉन R2, ठीक है। अल्टीमेटली इन तीनों रिलेटिव एरर को हमें ऐड करना है, तीनों दी हुई है 0.5 0.5 0.5, तीनों को ऐड करिए, आपके पास कितना आएगा? इट इज 1.5,
plus minus 1.5%. So what will be the right answer? B will be the right answer. Next question देखो जरा please. 18 क्वेश्चन हो गए हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 10 से डायरेक्ट 18 आया ना, तो बीच में कहीं मिस हुआ होगा. देखिए मिस कहाँ पर हुआ है, चलो देख लेंगे. 10 के बाद 11 से 15 में से. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया. ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ पावर बाय द 2 वाट मीटर मेथड, द टोटल इनपुट पावर टू ए 3 फेज 440 वोल्ट मोटर एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.8 इज टू बी फाउंड 25 किलोवाट विद रीडिंग ऑफ वाट मीटर. बहुत सीधी सी बात है, 2 वाट मीटर मेथड है, इसका मतलब उसके ही जो फॉर्मूले होंगे वो यूज होंगे. 2 वाट मीटर मेथड में फॉर्मूला क्या रहता है. एक तो tan phi इक्वल टू रहता है √3 P1 माइनस P2 या W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, जैसा आप लिखना चाहो. ठीक, तो हमें P1 और P2 की वैल्यू चाहिए और क्या करना है. तो यहाँ पर पावर फैक्टर 0.8 है, कॉस इनवर्स 0.8 की वैल्यू हमें दे रखी है 36.87 है ना. और यहाँ से आप जो है साइन की टर्म में भी ले सकते हो. वैसे हमारे पास यहाँ पर P1 माइनस P2 की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, tan phi अपॉन √3 और इनटू में आ जाएगा P1 प्लस P. ठीक है, tan 36.89 अपॉन √3 P1 प्लस P2 दे रखा है कितना 25. ठीक है, ये हमारे पास रहेगा 10.83 10.83 किलोवाट है ना. ये P1 माइनस P2 का एक्सप्रेशन आया और P1 प्लस P2 ये हमारे पास क्या आया 25 किलोवाट. तो हमारे पास अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा अपॉन 2 P1 आ जाएगा 17.91 किलोवाट और बाकी बचा हुआ हमारे पास जो है 25 में से ये माइनस करोगे तो 7.08 या 7.1 किलोवाट जो है वो हमारे पास बाकी बचा वाला P2 आ जाएगा. सो ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज. द रेजिस्टेंस ऑफ मोटर वाइंडिंग. रेजिस्टेंस आपके पास मोटर वाइंडिंग का 3 ओम है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, और आफ्टर एन एक्सटेंडेड ऑपरेशन ऑफ मोटर एट फुल लोड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस टू 4 ओम. द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल दिया हुआ है, टेम्परेचर राइज बताना है. ये कितना होगा आप कैलकुलेट करके बताइएगा. इसे चेक करते हैं. हमारे पास क्या डेटा गिवन है हमारे पास. रेजिस्टेंस ऑफ मोटर वाइंडिंग इज एट 3 ओम 20 डिग्री सेंटीग्रेड. T1 टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं और रेजिस्टेंस R1 हम मान लेते हैं 3 ओम. सेकेंड केस में रेजिस्टेंस इंक्रीजेज टू 4 ओम, रेजिस्टेंस जो है 4 ओम हो जाता है और टेम्परेचर T2 आपको कैलकुलेट करना है ना. द टेम्परेचर राइज विल बी, द टेम्परेचर राइज विल बी ये बताना है. ठीक है, टेम्परेचर राइज कितना हुआ ये बताना है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसमें अगर हम देखें अल्फा कोफिशिएंट दिया हुआ टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.00426 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, एक्चुअली रिलेशन क्या होता है हमारे पास इसके लिए R2 इक्वल टू R1 1 प्लस डेल्टा टी. डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर राइज, कितना टेम्परेचर राइज हुआ. ठीक है, यही हमारे पास है. तो अल्टीमेटली डेल्टा टी अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे R2 बाई R1 4/3 -1 इक्वल टू आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी. तो अगर यहाँ से वैल्यू रखे 4/3 -1 अल्फा हमारे पास 0.00426 इंटू डेल्टा टी. ठीक है, 4/3 -1 अपॉन
0.00426 78.24 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी जो आएगा 78.24 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ऐसा टेम्परेचर राइज का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपको ये T2 भी पूछ रहे हैं तो T2 माइनस डेल टी जो होगा T2 माइनस T1 होगा, और T2 की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? T2 की वैल्यू T1 में ये 78.24 जोड़ दोगे प्लस 20 और ऐड कर दोगे तो 98.24 आएगा। ऐसा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है हमारे पास, सो दैट आप यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते, ठीक है। क्लियर है? इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। फिर भी और कोई मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बोला है an advantage of PMMC instrument is that is can be used both for DC and AC, है ना। ये डीसी और एसी दोनों के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ओनली इस डीसी के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एडवांटेज बताना है, ठीक है। फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन एरर, ये बात अलग हो गई। हमारे पास हाई टॉर्क टू वेट रेशियो और लो टॉर्क टू वेट रेशियो, तो ये दो स्टेटमेंट कॉन्ट्रेडिक्ट है, और कॉन्ट्रेडिक्ट स्टेटमेंट में आंसर देना बहुत इजी होता है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की खासियत ये होती है कि यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है, सिंस इट हैज द हायर वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, इसीलिए जो इसका टॉर्क वेट रेशियो जो है बहुत ही हाई होता है, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। फॉर एन अंडर डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इफ डैम्पिंग इज इंक्रीजेस, डैम्पिंग इंक्रीज करेगा तो सेटलिंग टाइम पे क्या होगा? अंडर डैम्प सिस्टम में सेटलिंग टाइम का जो फॉर्मूला होता है 4 अपॉन डेल ओमेगा, 40 रहता है ना, 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट, 4 अपॉन डेल ओमेगा। डैम्पिंग रेशियो अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो है सेटलिंग टाइम जो है वो रिड्यूस होगा। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? डिक्रीजेस, सी विल बी द राइट आंसर। द नाइक्विस्ट डायग्राम ऑफ द एलटीआई सिस्टम इज शोन इन द फिगर। नाइक्विस्ट डायग्राम, ये कल भी हमने पेपर डिस्कशन में यही बताया था कि अगर आपके पास कोई भी नाइक्विस्ट प्लॉट -1 से अंदर की तरफ आए तो गेन मार्जिन जो है 1 अपॉन ए की डिस्टेंस लेस देन 1 है तो गेन मार्जिन जो है ग्रेटर देन 1 रहेगा, और ग्रेटर देन 1 के लिए भी कभी भी अगर आप गेन मार्जिन निकालोगे वो लॉगरिथमिक में पॉजिटिव ही आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। गेन मार्जिन पॉजिटिव, दैट मीन सिस्टम स्टेबल रहेगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पर फेज मार्जिन की जो अगर आप देखोगे, अगर यूनिट सर्किल को यहाँ पर बनाओगे और यूनिट सर्किल इसको कट करे तो यूनिट सर्किल कहाँ कट करेगा? यहाँ पे कट करेगा। मतलब जहाँ पे यूनिट सर्किल कट करेगा वहाँ पे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होगी, और गेन क्रॉस ओवर पे फ्रीक्वेंसी पे जो एंगल मिलेगा, मान लीजिए ये मिल गया आपको -120 डिग्री, तो फेज मार्जिन कितना आ जाएगा? 180 प्लस 5 दैट इज द 60 डिग्री। तो फेज मार्जिन भी पॉजिटिव है, 180 प्लस -120 ऐड कर दोगे तो 60 डिग्री आएगा, फेज मार्जिन भी पॉजिटिव है, सिस्टम स्टेबल है ना। ये वैसे भी डायरेक्ट देख के बताया जाता है कि -1 से इसको स्टेबिलिटी पॉइंट बोलते हैं नाइक्विस्ट के केस में, या बोर्ड नाइक्विस्ट के केस में, या फिर हम पोलर प्लॉट के केस में। अगर इसके अंदर अंदर हमारे पास प्लॉट लाई करता है, सिस्टम स्टेबल रहता है। इफ I1 एंड I2 आर करंट फ्लोइंग थ्रू द CT1 एंड CT2 मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉइल एन नोड है और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रीस्टैंडिंग कॉइल एन है। तो आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम में एन नोड और एन का रिलेशन क्या बताना, ठीक है, यही बताना है। इसको एन को एनआर भी लिख सकते हो, रीस्टैंडिंग कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। इसमें हमारे पास जनरली होता क्या है, 2 सीटी जब लगाई जाती है ना, यहाँ बीच में आपके पास डिवाइस की वाइंडिंग है, और सीटी जब लगाई जाती है तो इसके जो हमारे पास कनेक्शन है वो एक तो ऑपरेटिंग कॉइल में आता है, और दूसरा हमारे पास कहाँ जाता है कनेक्शन, ठीक है। मैं थोड़ा रफली बता रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह से सीटी ऊपर लगी हुई होती है, और इसका हमारे पास ये रीस्टैंडिंग कॉइल है। तो हमारे पास इनका जो रेशियो होता है, रीस्टैंडिंग कॉइल में आपके पास जो करंट जाएगी वो क्या जाएगी? यहाँ से I1 आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है ना, सिटी से सेकेंडरी की तरफ हमारे पास आएगी, और यहाँ पे जो है हमारे पास रीस्टैंडिंग कॉइल और ऑपरेटिंग कॉइल लगी हुई होती है। जनरली हमारे पास अगर आप बायस को डिफाइन करते हैं तो उस टाइम हमारे पास सारा डेरिवेशन नहीं कर रहे, एनआर बाई एन नॉट से डिफाइन करते हैं, और वो रेशियो होता है हमारे पास एवरेज करंट और डिफरेंस करंट, इन दोनों की रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है।
डिफरेंस ऑफ करंट I1 माइनस I2 और एवरेज करंट, है ना, इससे डिफाइन किया जाता है आई एवरेज। एवरेज क्या होगी, दोनों करंट आएगी उनका I1 प्लस I2 बाई 2, तो I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2 बाई 2, ठीक है, ये रहेगा। अब यहाँ पर जो है उल्टा दिया हुआ है, एन आर बाई एन नॉट नहीं दिया हुआ है, एन नॉट बाई एन आर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर उल्टा लिखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एवरेज करंट ऊपर की तरफ आ जाएगी, आई वन प्लस आई टू डिवाइड बाई टू, बायस का रिवर्स कंडीशन लिखा है, मतलब रेसिप्रोकल कंडीशन लिखा उल्टा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, कई बार एग्जाम में बायस को ही सिंपली डिफाइन करने के लिए पूछ लेते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंटेक्स्ट ऑफ कोरोना फिनोमेना, कोरोना के केस में हमारे पास दो टाइप की वोल्टेज होते हैं, एक तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज और एक क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। डिसरप्शन मतलब पहले कोरोना जो है डिसरप्शन उसका स्टार्ट हो जाता है, मतलब आयनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, फिर जो है डिसरप्शन हिसिंग हो जाएगी धीरे धीरे, और फिर जो है उसकी विजिबिलिटी हमको विजुअल शो होगा, ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो पहले डिसरप्शन स्टार्ट होगा, फिर बाद में क्रिटिक विजुअलिटी आएगी। अल्टीमेटली धीरे धीरे जब वोल्टेज बढ़ेगा तो पहले डिसरप्शन आएगा, फिर विजुअल आएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास ऐसा बोल सकते हैं कि विजुअल वोल्टेज जो है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जीके से रिलेटेड है, इसको लेफ्ट आउट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बस। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम शोन इन बिलो इज, ये जो हमारे पास कोई भी सिस्टम शो किया गया है, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा ये बताना। देखो जरा प्लीज, एक बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ है, एक फॉरवर्ड पाथ, ठीक है, ये एक फॉरवर्ड पाथ हो गया, ये हमारे पास दूसरा फॉरवर्ड पाथ हो गया, यहाँ से भी एरो जो है इधर की तरफ ही जा रहा है। तीसरा फॉरवर्ड पाथ कौन सा होगा, ये वाला तीसरा फॉरवर्ड पाथ होगा। सारे फॉरवर्ड पाथ में ही, फीडबैक में तो कोई है ही नहीं। तो पहले फॉरवर्ड पाथ का एक्सप्रेशन क्या है, G1 G2 से गए, पहले तो G1 G2 से गए, फिर दूसरा G1 को लेफ्ट आउट कर दिया और G2 से गए केवल, और तीसरे केस में सबको ही लेफ्ट आउट कर दिया, बाहर वाले एरिया से चले गए प्लस। अगर ये देखोगे तो 1 प्लस G2 प्लस G1 G2 ये आएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, इन सिंगल फेज वोल्टेज कंट्रोल रेक्टिफायर इफ for what range of triggering angle the output voltage is not controllable। जनरली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर वगैरह, इनमें कंट्रोलिंग एक्शन पॉसिबल नहीं होता है। पहली बात तो ये कि कंट्रोलिंग एक्शन पॉसिबल किस कंडीशन में नहीं होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ये जनरली जब हमारे पास इंडक्टिव लोड कभी भी आ जाए ना, तो इंडक्टिव जितनी देर आपको जो है एनर्जी स्टोर करने में लगाएगा, उतना ही देर जो है एनर्जी रिलीज करने में भी लगाएगा। जैसे क्या होगा, एक छोटा सा एग्जांपल, एक एसी वोल्टेज कंट्रोलर है, इसका मतलब वो है एसी सप्लाई के रेस्पेक्ट में ऑपरेट हो रहा है, एसी वोल्टेज को जो है अप या डाउन करेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, जनरली फॉरवर्ड बायस में T1 थायरिस्टर ऑपरेट होना चाहिए, और नेगेटिव साइकिल में T2 ऑपरेट होना चाहिए। अब होता क्या है, हमारे पास T1 जो है इधर हमारे पास करंट फ्लो करवाएगा और ये एनर्जी स्टोर कर लेगा, ये एनर्जी स्टोर कर लेगा। मान लो यहाँ पे इसको ऑन किया गया आपने, तो ये हमारे पास ऑन किया इसको, और ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ गया। इस केस में इंडक्टर की जो करंट होगी ना, वो राइज होगी, करंट स्टोर करेगा, उतना ही टाइम जो है इंडक्टर वापस उसी डायरेक्शन में रिलीज करेगा अपनी एनर्जी को, जिस डायरेक्शन में पहले से चार्ज हुआ है, तो इसी डायरेक्शन में रिलीज करेगा अपनी एनर्जी को, इस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। अब आप जो है नेक्स्ट हाफ साइकिल में तो T2 को ऑपरेट कराने वाले हो, ऐसा नहीं होगा। तो T2 ऑपरेट नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इंडक्टर अब किसी की नहीं सुनेगा, इसके पास जब तक एनर्जी है ना सारी, जब तक नहीं खत्म हो जाए तब तक नेक्स्ट स्विचिंग एक्शन पॉसिबल नहीं है, उसको जो है थायरिस्टर को ऑन नहीं किया जा सकता। तो इस केस में हम जो है T1 से ही इसकी एनर्जी को वापस रिलीज करेंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए T1 भी ऑपरेट करता जाएगा, ठीक है। ये जो है हमें ये बताना है कि कभी भी जब नेक्स्ट थायरिस्टर को ऑन किया जाता है तो उसके लिए कंट्रोलिंग एक्शन पॉसिबल हो, मतलब इंडक्टर जो है अपनी एनर्जी खत्म करते तभी तो अगला वाला थायरिस्टर टर्न ऑन होगा। तो ये कंट्रोलिंग एक्शन पॉसिबल
होता है जनरली, किन केसेस में होता है वो आपको पता होना चाहिए और किन केसेस में नहीं होता है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नॉट कंट्रोलेबल, है ना? अब देखेंगे हम। अल्फा जो है वो ट्रिगरिंग एंगल फाई से ज़्यादा होना चाहिए। ये ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, ठीक है? डायरेक्टली बता देता हूँ मैं आपको। फायरिंग एंगल फाई से फेज एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। फेज एंगल हम यहाँ से लोड से पता कर लेंगे। फेज एंगल लोड से क्या होगा? 50 प्लस J50। फेज एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं ना। 50 प्लस J50 का अगर आप एंगल कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? ये 50√2 और एंगल आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है? तो ये 45 डिग्री कंट्रोलिंग एक्शन के लिए ये इससे 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। नॉट कंट्रोलेबल मतलब अल्फा जो है 45 डिग्री से कम होना चाहिए, है ना? नॉट कंट्रोलेबल पूछा है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विल बी द राइट आंसर कि अगर 45 डिग्री से कम रखा आपने फायरिंग एंगल तो आउटपुट नॉट कंट्रोलेबल रहेगा। फिर जो है इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा ही और थायरिस्टर जो है उसको ऑन करने की कोशिश करेगा, तो फिर वो थायरिस्टर जो है नेक्स्ट स्टेज में ऑन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक एनर्जी खत्म ही नहीं होती T2 को मौका ही नहीं मिलेगा ना भाई साहब, ठीक है? यही हमें देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 33। Assuming ideal diode and no ripple, what is the DC load current in the circuit shown below? ये आपके पास सर्किट शो किया गया है, इसमें डीसी लोड करंट बतानी है, आइडियल डायोड दिया हुआ है। आइडियल डायोड का मतलब कट इन वोल्टेज नहीं, ठीक है? तो हमारे पास एक बात समझो, ये ट्रांसफार्मर तो हम लगाते हैं, रेशियो 5:1 दिया हुआ है, 120 वोल्ट है, तो इधर एसी वोल्टेज कितना मिलेगा? इसका 5 गुना कम कर दो तो 24 वोल्ट मिलेगा, ठीक है? अब एक सिंपल सर्किट बन गया ये रिपल को खत्म करने के लिए कैपेसिटर लगाया हुआ है। कुल मिला के यहाँ पे एसी सप्लाई है 24 वोल्ट की और यहाँ पे एक डायोड है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। इस डायोड से जाने वाली सॉरी इस रेजिस्टेंस से जाने वाली करंट बता, ठीक है? कैसे पता लगा सकते हैं? यहाँ से आप आउटपुट वोल्टेज पता कर लो और करंट की वैल्यू निकाल दो। आई नोड इक्वल टू वी नोड अपॉन आर और वी नोड क्या हो जाएगा आपके पास? ये तो कैसा रेक्टिफायर है? हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। कैसा रेक्टिफायर हो गया? हाफ वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? Vm अपॉन पाई। तो Vm क्या हो जाएगा? 24√2 अपॉन पाई और रेजिस्टेंस का और डिवाइड करना है 24√2 अपॉन पाई और रेजिस्टेंस 5 किलो ओम है, तो करंट मिली एम्पियर में आएगी, सीधी सी बात। टू 2.16 मिली एम्पियर ये आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास मिल नहीं रहा है, ठीक है? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। हालांकि इस केस में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते, लेकिन अगर आपको ये पूछे कि यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कि ऐसा बोला जाता कि ये डायोड है 24 वोल्ट ही मैक्सिमम आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाए, इसकी पीक वैल्यू अवेलेबल हो जाए, 24/5 करोगे तब आपके पास ये ऑप्शन मैच हो सकता है, दैट इज द 4.8 मिली एम्पियर आ सकता ओनली इन दैट कंडीशन। लेकिन ये भाई साहब है तो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर ना, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो आप इस केस पे 100% 2.16 मिली एम्पियर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में a three-phase induction motor have 8 poles run at 727.5 rpm. If the supply frequency is 50 Hz, EMF of rotor will have frequency S. FR rotor frequency निकालनी है, स्लिप frequency into frequency FR equal to SF, है ना? तो इस केस में आपके पास स्लिप निकालना है। पहले तो स्लिप कैलकुलेट करो NS माइनस AN अपॉन NS, ठीक है? NS माइनस NS कितना होगा? 120 F अपॉन P। NS आपके पास 120 F अपॉन P निकाल दो, ये कैलकुलेट करो तो 120 F आपके पास आप 50 है अपॉन 8 750 आरपीएम आपके पास जो है NS आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर -727.5
अपॉन आंसर स्लिप आ गया 0.03 0.03 इंटू 50 करोगे ऐसे 1.5 हर्ट्ज आ जाएगा है ना 0.03 इंटू 50 करोगे तो 1.5 हर्ट्ज आएगा ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। हमारे पास यहाँ पर फोर थ्री फेज कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर मैक्सिमम कंडक्शन ऑफ ईच थायरिस्टर इज कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर दिया हुआ है ना। कैसे ऑपरेट करता है एक ब्रिज रेक्टिफायर में डायग्राम आपको मालूम है कैसे होता है T1 T2 T3 T4 T5 T6 तीन लेग होती है आपके पास। इस तरह से रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करेगा ठीक बात। इस तरह से हमारे पास रहता है T1 T2 और हमारे पास फिर रजिस्टिव लोड थ्री फेज में पहला फेज फिर दूसरा फेज एंड सो तीसरा फेज यहाँ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर होगा 1 3 5 2 4 6 ठीक है। जनरली ऑपरेशन का कंडक्शन जो सीक्वेंस रहता है वो क्या रहता है T1 T2 फिर T2 3 T3 T4 T4 T5 T5 T6 और फिर T6 T1 एंड सो ऑन वापस यही सीक्वेंस रिपीट होती है। टोटल कितनी सीक्वेंस आई कितनी हमारे पास स्टेजेस आई 6 360 में 6 जो स्टेज आएगी या 6 मोड आएंगे वो 60 डिग्री के होंगे है ना। हर एक मोड जो है 60 डिग्री का होगा। अब बताओ T2 कितनी देर के लिए ऑपरेट किया T2 यहाँ पे 60 डिग्री के लिए गया यहाँ पे 60 डिग्री के लिए गया ओवरऑल 120 डिग्री के लिए तो एक थायरिस्टर ऑपरेट कर रहा है। ओवरऑल कंडक्शन कितना होगा 120 डिग्री। सी विल बी द राइट आंसर। यही हमें क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम कंडक्शन हमारे पास 120 डिग्री रहेगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंसेप्चुअल अप्रोच को चेक बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए बहुत अच्छा पेपर बनाया हुआ है। इफ यू हैव द गुड कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुए असर्शन रिसर्शन से रिलेटेड जैसा आइए इसमें क्वेश्चन बनते हैं सेम फॉर ए सिस्टम टू बी स्टेबल ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू बी पॉजिटिव विद नो मिसिंग टर्म सही बात है। इफ सम ऑफ द कोएफिशिएंट आर जीरो और नेगेटिव सिस्टम इज नॉट स्टेबल ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है बहुत सही बात है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए R is the correct explanation of A, B will be the right answer ठीक है। तो ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर जीरो या नेगेटिव होगी इसी से रिलेटेड है। देखो वो बहुत सिंपल सा होता है असर्शन रिसर्शन में कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है आंसर आते हुए भी जल्दबाजी में गलत करते हैं। असर्शन रिसर्शन असर्शन रीजन की क्वेश्चन को रिसर्शन बोल रहे असर्शन रीजन की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा बहुत सीधी सी बात सोचनी है दोनों स्टेटमेंट दिए हुए ट्रू है दोनों क्या दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं क्या कोई रिलेशन है तो कर एक दूसरे का रीजन हो सकता है और दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं पराई बातें कर रहे हैं एक दूसरे मैटर की बात कर रहे हैं एक दूसरे मैटर की बात कर रहे हैं तो फिर दोनों ट्रू भी है नॉट करेक्ट भी हो सकते हैं वो देखना होगा आपको ठीक है। तो जब यहाँ पर जो है अगर जीरो हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी मिसिंग टर्म रहेगी तो फिर हमारे पास फर्स्ट कॉलम में जो है साइन चेंज की प्रॉब्लम आएगी फिर वही बातें होगी हमारे पास सिस्टम अनस्टेबल होगा तो इसीलिए मिसिंग टर्म की चीज को ही है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जेएफईटी में ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है जीएम इक्वल टू जीएम नॉट 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और जीएम नॉट रहता है 2 आईडीएस अपॉन मोड ऑफ वीपी नेगेटिव में शो किया गया मोड नहीं लोगे तो 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी सो करेक्ट आंसर क्या होगा ए विल बी द राइट आंसर। द rotors load are slightly skewed in case of squirrel cage induction motor to reduce the magnetic hum and locking tendency of rotor c will be the right answer। next question देखो ट्रांसफार्मर में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कौन सी कंडीशन पे आ सकता है। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमारे पास अगर आपको ट्रांसफार्मर हो या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का केस हो जिसमें जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशंस आती है उसमें हम जब कर्व बनाते हैं तो हमारे पास इस तरह से होता है इधर लीडिंग पावर फैक्टर रहता है इधर बीच में यूनिटी पावर फैक्टर और यहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर
यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, और बीच में कहीं जाके जीरो हो जाता है ना। यूनिटी पावर फैक्टर पे भी जीरो नहीं होता, ध्यान रखना, यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव पार्ट रहता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जाके जीरो हो जाएगा। कौन सी पावर फैक्टर कंडीशन होगी? लीडिंग पावर फैक्टर कंडीशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। इन पावर सिस्टम प्रोटेक्शन द टर्म रिले कोऑर्डिनेशन इज रिफर्स टू। रिले कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो दोनों का रिले का ऑपरेशन जो होगा आपस में मिसमैच करेगा, दैट इज कॉल्ड द मेल ऑपरेशन ऑफ रिलेज। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीके से रिलेटेड है। ये सारे जीके से रिलेटेड है। डायरेक्ट आते हैं हमारे पास टेक्निकल क्वेश्चन। ये बैलेंस स्टार connected load having impedance 32 plus J24 is connected to 400 volt three phase supply. Current drawn from the supply is स्टार कनेक्शन है, बहुत सिंपल सा केस। स्टार कनेक्शन इम्पीडेंस ये है हमारे पास जेड, जेड और जेड। यहाँ पे आपको बताना है करंट कितना। लाइन करंट और फेज करंट तो इक्वल ही रहती है। यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज होगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज होगा। तो फेज में जाने वाली करंट आई फेज इक्वल टू वी फेज अपॉन जेड, यही तो बताना है। वी फेज कितना होगा स्टार के केस में 400/√3 वेल बाई √3। जेड कितना दिया हुआ है 32 प्लस J24। ऐसे कैलकुलेशन दी हुई है ना भाई साहब, पता नहीं क्या समझ रहे हैं। ये आपके पास आ जाएगा 32 प्लस J24 आपके पास आ जाएगा कितना 24 आयोटा 40 एंगल 36 पॉइंट। तो ये 10 टाइम्स जाएगा, 10/√3 रह जाएगा। एंगल नहीं देखना है, छोड़ दीजिए। 10/√3 दैट इज द 5.77 एम्पियर। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीसीडी कांस्टेंट ऑफ ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में बेचारे में होता क्या है, जेड ही तो होता है। यहाँ पर वीएस वोल्टेज है, यहाँ पर हमारे पास वीआर वोल्टेज है, और यहाँ पर हमारे पास आईएस करंट है, और यहाँ पर आई। ठीक है, अगर हम इक्वेशन लगाएं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है वीएस की इक्वेशन बनेगी वीएस इक्वल टू वी आर प्लस आई आर जी। ठीक है, इसको किससे कंपेयर करोगे, ए वी आर प्लस बी आई आर। ठीक है, और आई एस इक्वल टू आई आर रहेगा, है ना, सीरीज में करंट सेम रहेगी, इसको कंपेरिजन करोगे सी वी आर प्लस डी आई आर। ठीक है, इससे कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास जो है सी जीरो आ जाएगा, वोल्टेज की टर्म है नहीं। ए हमारे पास वन आ जाएगा, डी वन आ जाएगा, और बी जेड आएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो ए और डी वन आएगा, बी हमारे पास जेड आएगा, और सी जीरो आएगा। ए इक्वल टू डी मतलब सिमेट्री की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ए डी माइनस बी सी इक्वल टू जीरो वन, ये हम ए डी माइनस बी सी इक्वल टू अगर आप देखोगे कितना आएगा 1 × 1 जेड इंटू जीरो, ये इक्वल टू 1 आया। तो हमारे पास ये भी हमारे पास रेसिप्रोसिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ए इक्वल टू डी सिमेट्री की कंडीशन, और ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1 रेसिप्रोसिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या रहेगा 1 Z 0 1। बाकी सारे ऑब्जेक्टिव हमारे पास जीके से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Resistance of conductor having the diameter D and length L is R. If diameter of the conductor is half and length is double, resistance पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपके पास resistance equal to R equal to रो एल बाई ए है, तो रो एल बाई ए एरिया पाई आर स्क्वायर लिखो या पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिखो, डायमीटर की टर्म में ऐसा लिख सकते। तो ये आपके पास 4 ऊपर आ जाएगा, 4 रो अपॉन पाई। इसको तो अलग कर दो, एक कांस्टेंट के ले लो, ठीक है ना, इसको कांस्टेंट के मान लेते हैं। 4 रो अपॉन पाई के एल अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। लेंथ हो गई डबल,
लेंथ हो गई डबल, 2 टाइम्स तो ये हो गया, ठीक है। डायमीटर हो गया हाफ, d/2 का स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगा d²/4, 4 ऊपर आ जाएगा तो 2 इंटू 4 8 टाइम्स हो गया। अल्टीमेटली ये हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायमीटर हाफ कर दिया था, d स्क्वायर 4 ऊपर आ गया तो 8 टाइम्स हमें मिल जाएगा। 8 आर ऑन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। दो लिस्ट को मैच करना है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, सुपरमैग्नेटिक। आपको पता है हमारे पास सुपर मैग्नेट बनाते हैं, कई केसेस में हमने देखा होगा नियोडियमियम का यूज करते हैं सुपर मैग्नेट बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 के लिए तो डी के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1। फेरोमैग्नेट कौन सा रहेगा आयरन। तो हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या मैच होना चाहिए, सी के लिए सेकंड, सी के लिए सेकंड और डी के लिए फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट। तो ए और सी में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक के लिए हमारे पास बिस्मिथ रहेगा और पैरामैग्नेटिक के लिए हमारे पास क्या रहेगा, एल्यूमिनियम रहेगा। सो हमारे पास फोर थर्ड और सेकंड फर्स्ट ये हमारे पास आना चाहिए। सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हमारे पास रहेगा सी विल बी द राइट आंसर, फोर्थ थर्ड एंड सेकंड फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, सी विल बी द राइट आंसर। ए टू पोर्ट नेटवर्क इज पैसिव, देन वी हैव द यूजुअल नोटेशन फॉर द फॉलोइंग रिलेशनशिप। यहाँ पे हमें ये नहीं बोला है सिमेट्री कंडीशन है, रेसिप्रोसिटी कंडीशन है। हालांकि एच पैरामीटर में हम जानते हैं सिमेट्री की कंडीशन है, तो आपके पास क्या रहेगा, डेल एच इक्वल टू 1, दैट इज द h11 h22 माइनस h12 h21 इक्वल टू 1, ठीक है। और रेसिप्रोसिटी की कंडीशन रहेगी तो उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, h12 इक्वल टू h1 माइनस h21। देखो जनरली कोई भी नेटवर्क पैसिव है, तो अब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सेलेक्ट किया जाए, एक क्वेश्चन मार्क। ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन मार्क इसलिए कि कोई भी पैसिव नेटवर्क सिमेट्री कंडीशन होना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, रेसिप्रोसिटी इजीली ऑब्टेन कर सकती है। एंड मोस्ट हमारे पास जो है अवेलेबिलिटी रेसिप्रोसिटी की रह सकती है। सिमेट्री की कंडीशन तो हमारे पास नेटवर्क को स्पेसिफाई बनाना पड़ता है कि ऐसा ही बने, इधर भी ऐसा ही हो, इधर भी ऐसा ही हो, और सेम जो है हमारे पास सिमेट्री की कंडीशन हो तब जाके, तो वो पॉसिबल लेस केसेस में होता है, रेसिप्रोसिटी पॉसिबल इजीली होती है। तो आप जो है रेसिप्रोसिटी की कंडीशन को जो है मोर करेक्ट मान सकते हो, हालांकि ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो। सी विल बी द राइट आंसर। फिर भी जो है गॉस लॉ के बारे में बोलते हैं। गॉस लॉ जो लगता है वो एक क्लोज सरफेस पे लगता है। गॉस लॉ क्या बोलता है कि जिसमें जितने भी आपके पास समेशन ऑफ चार्जेस है, उससे आप जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है थ्रू द कूलम या गॉसियन सरफेस, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैलकुलेट कर दो, तो समेशन ऑफ ऑल कूलम, अगर पॉइंट चार्ज है तो जितने भी पॉइंट चार्ज है उनका चार्ज को समेशन करके, अगर लाइन चार्ज है तो उन सब का जो है रो एल डी एल करके आप जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। रो एस डी एस करके आप जो है फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और रो वी डी वी करके आप जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए कैलकुलेट कर सकते हो ये फ्लक्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, अलग अलग कंडीशन में। ईएमएफटी से रिलेटेड क्वेश्चन। नॉन गॉसियन सरफेस होगी उसमें गॉस लॉ लगा पाएंगे क्या, बहुत सीधी सी बात है, ये गलत होना ही है। ये तो अगर कॉमन सेंस लगाते तो भी आप जो है इसमें लगा सकते थे। और इससे आप जो है अगर क्यू इंक्लोज्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो तो अल्टीमेटली हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो एक ही बात है, इंक्लोज चार्ज और सरफेस से हम जो ये कैलकुलेट कर पाते हैं और फाइंड आउट कर पाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट फॉल्स है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रेस अराउंड कंडीशन इन द जेके फ्लिप फ्लॉप व्हेन जे एंड के आर 1 1 आते हैं तब। ये हमारे पास मैक्सवेल ब्रिज है, इसमें आपको R1 R2 R3 R4 ये लिया हुआ है। आपको इसका फॉर्मूला भी पता होगा, ऑपोजिट ब्रांच के बीच वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई और ऑपोजिट ब्रांच का डिवाइड। इस तरह से हम जो है R2 R3 अपॉन R4, ठीक है, ये ऐसा लिखते हैं। तो रेजिस्टेंस तो हमारे पास ये आ गया, वैसे भी बी ऑप्शन ही रहेगा। रेजिस्टेंस आपने निकाल दिया तो इंडक्टेंस भी आप निकाल सकते हो, और इंडक्टेंस जनरली क्या होता है,
दोनों ऑपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई और साथ में चौथी ब्रांच के कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाई C4। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन मैच करता है। ये डायरेक्टली फॉर्मूला आप जो है रिमेंबर भी कर सकते हो या सिंपली जो है यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम हो। ठीक है, इस पेपर में आपके साथ एक कंडीशन जरूर हुई होगी। अगर आप न्यूमेरिकल करते गए और भावुक होके किसी न्यूमेरिकल पे आपने ज्यादा टाइम दे दिया, हो सकता है कि लास्ट के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी छूट गए हो। कुछ क्वेश्चन के कुछ कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ होगा, है ना। कई लोग जो है हम समझते हैं ये तो मैंने पढ़ा है मैं करके ही रहूंगा। अरे भाई साहब, ऑल क्वेश्चन हैव द इक्वल वेटेज। तो पहला 2 राउंड सिस्टम यूज करो ना। फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन करो जो आप इजीली फटाफट कम टाइम में कर सकते हो। सेकंड राउंड में मार्क करके रखोगे इसको सेकंड राउंड में करना है जब टाइम मिले। तो ऐसा ऐसा फर्स्ट आईएएस के पेपर में मेरे साथ हुआ था। हम भावुक हो जाते हैं कि जब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो हम इस तरह से डील करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 77। इसको एक बार रोटेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन अंडरग्राउंड केबल द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इज। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या रहेगी स्ट्रेस। जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस का जो फॉर्मूला रहता है ना, G इक्वल टू V एक्स एल एन डी बाई आर रहता है। ये हमारे पास क्या होता है, जनरली हमारे पास एक अंडरग्राउंड केबल होती है, उसमें क्या होता है एक कोर होती है। और आप सब आपको पता है सबको सिम्बास इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन शॉर्टकट रहता है। कोर, इंसुलेशन, मेटेलिक शीट, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, ये रहता है। कोर के बाद इंसुलेशन होता है और इंसुलेशन के बाद मेटेलिक शीट आती है। तो हम डायरेक्ट मेटेलिक शीट बना रहे हैं। सेंटर से जो है आउटर डिस्टेंस की जो रेडियस है, शीट की रेडियस है वो कैपिटल आर, और कोर की या कंडक्टर की रेडियस है स्मॉल आर से लिखा। ठीक है, ऐसा लिखा हमने, ये कैपिटल आर कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर हम जो है कम डिस्टेंस रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस ज्यादा होगी। तो कम डिस्टेंस किसके लिए, कोर के लिए कम डिस्टेंस है और शीट के लिए ज्यादा डिस्टेंस है। अगर हम इसका ग्राफ भी बना रहे विद इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो हम देखेंगे कि सेंटर से जब आप कोर की डिस्टेंस तक या कंडक्टर के आउटर रेडियस तक जाओगे तब तक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस ये रहती है, मान लीजिए ये कुछ वैल्यू है। फिर और डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फिर जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इंसुलेशन एरिया में घटती जाएगी। तो हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलेगा, कम डिस्टेंस पे, और मिनिमम कहाँ देखने को मिलेगा, बाहर की डिस्टेंस पे। बाहर क्या है, शीट है, और अंदर की तरफ क्या है, कोर या कंडक्टर है। तो कंडक्टर पे मैक्सिमम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस देखने को मिलेगी और शीट पे कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सर्किट विद फिक्स अमीटर करंट इज कॉल्ड। फिक्स अमीटर करंट का क्या मतलब है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी बाइसिंग क्यों करते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करने के लिए। ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करने के लिए मतलब जनरली हमारे पास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम जो है एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करते हैं। आईसी और वीसीई के बीच में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अपलोड करते हैं और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास इस तरह से आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो लोड लाइन बने वो हमारे पास, तो उसमें 3 ऑपरेटिंग पॉइंट होते हैं। एक हमारे पास सैचुरेशन रीजन रहता है, एक कट ऑफ रीजन रहता है, और एक हमारे पास जो है एक्टिव रीजन रहता है। जनरली हम इसको एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराना चाहते हैं। उसके लिए हम चाहते हैं कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल रहे। ऑपरेटिंग पॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे जो करंट आएगी, कलेक्टर करंट ICQ, और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा VCEQ रहेगा। ठीक है, ये हमेशा स्टेबल रहना चाहिए, है ना। ये हम बाइसिंग के लिए बहुत सारे मेथड यूज करते हैं। फिक्स बायस मेथड यूज करते हैं, अमीटर बेस्ड बायस मेथड यूज करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर मेथड, मतलब कलेक्टर बेस्ड बायस मेथड यूज करते हैं। ये सारे मेथड यूज करते हैं। इनमें से जैसे जैसे हम वोल्टेज डिवाइडर मेथड की तरफ बढ़ते हैं तो हमें जो है एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है। यहाँ बोल रहा है फिक्स अमीटर करंट। फिक्स अमीटर करंट तभी मिलेगी ना जब आईसी फिक्स होगा हमारे पास। आईसी, आईबी, ये सारे जो इंटर रिलेटेड है। तो आईसी फिक्स रहने के लिए, मतलब बाइसिंग अच्छी करने के लिए, अमीटर बेस्ड बायस मेथड, इन सारे ऑप्शन में जो है अमीटर बायस मेथड जो है हमारे पास अच्छा माना जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। हालांकि बेस बायस भी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज द फिक्स बायस।
और एमिटर बायस विल प्रोवाइड गुड रिजल्ट, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पावर ग्रिड सिस्टम को जो है हमने डिफरेंट रीजन कंट्री में डिवाइड किया हुआ है, बिल्कुल सही बात है, नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन, इस तरह से। और जिससे कि लोड डिमांड पीक कंडीशन में दूसरी कंट्री हो या नियर बाय जितने एरिया हो, जनरेटिंग स्टेशन हो, उससे पूरी की जाती है। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर ट्रू। To obtain a high value of capacitance, permittivity of dielectric medium should be C equal to epsilon A by D। परमिटिविटी हमारे पास जब हाई होगी तब कैपेसिटेंस की वैल्यू को जो है हम हाई मान सकते हैं। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कंडक्टिविटी के लेवल के बारे में पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल हार्ड्रॉन कॉपर। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरली कंडक्टिंग मटेरियल से आरएसएमएसएस भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है, ठीक है। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की टेबल से एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है। हार्ड्रॉन कॉपर, कैडमियम कॉपर, एल्यूमिनियम और गैल्वेनाइज्ड स्टील। जनरली हमारे पास अगर हम देखें अनिल्ड कॉपर मतलब सॉफ्ट कॉपर, उसके कंपैरिजन में हार्ड्रॉन हमें जो है ये कंडक्टिविटी डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करनी है, मतलब हाई, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और सो इस तरह से। हार्ड्रॉन कॉपर के अनिल्ड कॉपर के कंपैरिजन में 97% कंडक्टिविटी होती है। कैडमियम कॉपर की लगभग 90% हमारे पास कंडक्टिविटी होती है। एल्यूमिनियम की 67% होती है अनिल्ड कॉपर के कंपैरिजन में, और इसकी तो गैल्वेनाइज्ड स्टील की बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। अगर हम देखें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर पहले से ही है हमारे पास, हार्ड्रॉन कॉपर, कैडमियम कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गैल्वेनाइज्ड। बहुत सीधा सा हमारे पास ए बी सी डी विल बी द राइट आंसर। बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज गिवन बाय। बैंडविड्थ हम कैसे शो करेंगे, ये हमें शो करना है। तो बैंडविड्थ के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, बैंडविड्थ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा एम। ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन को एफ डी से शो कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्वाइस ऑफ एफ एम प्लस एफ डी, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ऑसिलेटर हमेशा एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है विद ऑसिलेशन में। ऑसिलेशन हमारे पास वर्क हैंसन क्राइटेरिया क्या बोलता है? वर्क हैंसन क्राइटेरिया बोलता है कि कोई भी सिस्टम में ऑसिलेशन होने के लिए आपके पास गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ गेन और फीडबैक पाथ गेन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और टोटल जो है फेज शिफ्ट जो है 360 डिग्री होना चाहिए या 0 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट या 0 डिग्री फेज शिफ्ट ये सब हम प्रोवाइड करते हैं। 0 डिग्री फेज शिफ्ट हमें कहाँ मिलेगा? पॉजिटिव फीडबैक में मिलेगा। साथ ही साथ ऑसिलेशंस जो है आपको जनरेट करने हैं, ऑसिलेशंस आपको लाने हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव फीडबैक हम यूज करेंगे। ऑसिलेशंस के लिए हमेशा हम पॉजिटिव फीडबैक यूज किया जाता है। स्नबर सर्किट थायरिस्टर में हम क्यों कनेक्ट करते हैं? थायरिस्टर के अक्रॉस जो है ना हम पैरेलल में एक आरसी नेटवर्क कनेक्ट कर देते हैं। आरसी नेटवर्क इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जनरली क्या होता है, ट्रांजिएंट कंडीशन होती है, उसमें डीवी बाई डी टी बहुत हाई हो जाता है। क्यों हो जाता है? एक एग्जांपल लेते हैं, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा एन टी, और अगर इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो ओमेगा एन वी एम कॉस ओमेगा एन टी ये आ जाएगा। और स्टार्टिंग में ट्रांजिएंट कंडीशन हो या स्विचिंग कंडीशन हो, जब आप इसको ऑन करोगे तब जो है ट्रांजिएंट कंडीशन में फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है, डीवी बाई डी टी बहुत हाई हो जाता है। डीवी बाई डी टी हाई होने से ये एस सी आर जो है अनडिजायर्ड ट्रिगर कर जाता है। मतलब हम चाहते हैं कि ये अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री पे ऑन हो, लेकिन उससे पहले ही ऑन हो जाएगा स्विचिंग करते ही, ड्यू टू द नॉइज कंडीशन, ड्यू टू द ट्रांजिएंट कंडीशन, ड्यू टू द स्विचिंग कंडीशन। उससे प्रोटेक्शन के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हमें बाईपास करना पड़ता है। कैसे कर सकते हो? जब हाई फ्रीक्वेंसी कंडीशन में इसको जो है कोई लो रिएक्टेंस ऑफर करे तो हम जो है कैपेसिटेंस मीडियम के थ्रू जो है इसको सेफली प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो वहां करेगी जहां पे ग्राउंड अवेलेबल होगा, जहां पे भी लाइन टू ग्राउंड हो या डबल लाइन टू ग्राउंड हो, यहाँ पे फ्लो करेगी। जहां पे ग्राउंड नहीं अवेलेबल होगा वहां पे फ्लो नहीं करेगी, बाकी सारे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81, दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परमेबिलिटी। ये क्वेश्चन हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। हमने बताया था कि सबसे ज्यादा यहाँ पर परमेबिलिटी जो है पैरा डायमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव
कंडक्टिविटी लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। यहाँ पर आपके पास जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ग्रेटर देन 1 देखने को मिलेगी, और ये एयर या वैक्यूम में हमारे पास जो है अलग केस अप्लाई होगा, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी जो है हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट परमेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। ये रेजिस्टेंस वायर एक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। एक रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज, गेज फैक्टर जिसका होता है 2 दिया हुआ है। गेज फैक्टर किसका रेशियो होता है? डेल आर अपॉन आर डेल एल बाई एल, है ना। चेंज इन रेजिस्टेंस और स्ट्रेन, इसको स्ट्रेन बोलते हैं, इसका रेशियो होता है, तो उसको चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 1 + 2 म्यू होता है। आगे दिया हुआ है इज बाउंडेड टू ए स्टील स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्ट टू स्ट्रेस ऑफ, स्ट्रेस यहाँ पर दी हुई है, कितनी है? स्ट्रेस हमारे पास है 100 मेगा न्यूटन पर मीटर। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये दिया हुआ है, इसको जो है इस तरह से गामा से शो कर देते हैं, या इस तरह से शो करते हैं 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये रेशियो होता है किसका? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। ये इसका रेशियो होता है। अब आगे परसेंटेज चेंज इन द गेज रेजिस्टेंस, डेल आर अपॉन आर की वैल्यू बतानी है टू द अप्लाइड स्ट्रेस। ये स्ट्रेस अप्लाई करने पर डेल आर बाई आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो आप ऐसे सिंपली निकाल सकते हो, गेज फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करो? डेल आर बाई आर इक्वल टू गेज फैक्टर इंटू डेल बाई एल, डेल एल बाई एल मतलब स्ट्रेन, स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर दो, और स्ट्रेन यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। स्ट्रेन अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आएगी? स्ट्रेन यहाँ से कैलकुलेट करने पर स्ट्रेन इक्वल टू हमारे पास रहेगा इलास्टिसिटी मॉड्यूलस स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। स्ट्रेस हमारे पास 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और ये 200 गीगा न्यूटन है, तो 200 को मेगा न्यूटन में चेंज कर देते हैं, इंटू 10⁻³ मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। फिर हमारे पास ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। ये स्ट्रेन आ गया। अब गेज फैक्टर को जो है 2 दिया हुआ है, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? चेंज इन रेजिस्टेंस 1 इंटू 10⁻⁻3, और परसेंटेज में हमें ऑप्शन दिए हुए, तो परसेंटेज में इंटू 100 कर दोगे तो 0.1% आएगा, सीधी सी बात है। अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द करंट थ्रू द जीनर डायोड इन द सर्किट इज, जीनर डायोड को आप एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हो, ±10 वोल्ट, ठीक है। अब अगर हम देखें इनपुट करंट कितनी है, इनपुट करंट क्या है? दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज 18 वोल्ट और 10 वोल्ट, और इनपुट करंट इसको जो है किलो ओम में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास आंसर मिली एम्पियर, सो दैट कैलकुलेशन इजी होगी। 0.270 किलो ओम। वैसे भी ईडीसी एनालॉग में सारी कैलकुलेशन किलो ओम में रेजिस्टेंस लेके ही करनी चाहिए, क्योंकि करंट हमेशा मैक्सिमम केस में हमारे पास जो है मिली एम्पियर में आती है। 18 - 10 अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कर दोगे तो 8/0.270, दैट इज द 29.62 एम्पियर आएगी, 29.62 मिली एम्पियर। इतनी इनपुट करंट है, और वोल्टेज कितना है यहाँ पे? 10 वोल्ट। यहाँ पे लोड करंट कितनी जाएगी? वोल्टेज अपॉन लोड रेजिस्टेंस 10 मिली एम्पियर जाएगी। अगर 29 में से 10 मिली एम्पियर इधर जा रही है तो सोर्स में कितनी जाएगी? जीनर डायोड में हम यही तो बताना था, 19.62 मिली एम्पियर। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ए विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following represents the output of high pass filter of a step input? स्टेप इनपुट आपने दिया, और हाई पास फिल्टर मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को पास करे और लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करे, ये तो लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है। वैसे ये कर्व जो है टाइम डोमेन में शो किया गया है, इट मस्ट बी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। यहाँ पे टाइम क्यों शो किया गया? इट मस्ट बी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्शन नहीं भी लगाओ तो आपको कंसेप्चुअल अप्रोच से करना पड़ेगा, और इस केस में मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसको अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन का मानते हुए करके आए हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हाई फ्रीक्वेंसी को पास करना, इसी को हाई पास फिल्टर कंसीडर करके आए होंगे, है ना। और कई सारे इंस्टीट्यूट में भी आपको जो यही आपको आंसर भी देखने को मिला होगा।
लेकिन इट इज नॉट रियल आंसर। रियल आंसर आपके पास कभी भी वोल्टेज का विद रेस्पेक्ट टू टाइम आप प्लॉट करोगे हाई पास फिल्टर के केस में स्टेप इनपुट में, तो आपके पास बी आंसर आएगा इन टाइम डोमेन। आपको पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या रिलेशन होते हैं। जैसे फाइनल वैल्यू को हमें निकालना होता है तो t टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, तो s टेंस टू क्या करते हैं, जीरो। s इज द फ्रीक्वेंसी, नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी, है ना। हाई पास फिल्टर मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, s टेंस टू इन्फिनिटी, तो t टेंस टू क्या होगा, जीरो, है ना। उल्टा कर्व बनेगा आपके पास। तो ये हमारे पास जो है, ये जो है सिंगल ऑर्डर हाई पास फिल्टर का स्टेप इनपुट पे स्टेप रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, सिंस इट इज टाइम डोमेन नॉट द फ्रीक्वेंसी डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 85 हमारे पास क्या है, फॉलोइंग कंट्रोल आर कंसिडर एज द डीसी मोटर। फॉलोइंग कंट्रोल्स आर कंसिडर एज डीसी मोटर। डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बैक ईएमएफ का फॉर्मूला के एन फाई एन वी माइनस आई आर ए, ऐसा लिखते हैं हम। तो स्पीड कंट्रोल के लिए फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, वी माइनस आई ए आर ए, एन इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन के एन फाई। वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हैं और फ्लक्स कंट्रोल कर सकते हैं, तीनों कंट्रोल कर सकते हैं। एबीसी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आर रिलेटेड फ्रॉम द जीके पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर is useful for the low magnitude current interruption, and MOCB minimum oil circuit breaker should be used up to the 220 kV voltage level। अब यहाँ पर हमारे पास कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है, और कौन से फॉल्स है, ये हमें देखना। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स रहेंगे, क्योंकि एमओसीबी को वैसे तो हम मिनिमम ऑयल के लेवल पे हम जो है 220 केवी तक ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है हमें जो है गैस एक्सपांसन या गैस रिलीज की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वैसे हम SF6 VCB और हमारे पास जो है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को हाई करंट मैग्नीट्यूड के लिए प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट गेन बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डिफाइंड एज आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। तो हमारे पास जो है बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। तो बीटा विल बी द रेशियो ऑफ आई सी अपॉन आई बी, सी विल बी द राइट आंसर। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, टी डी क्या होता है, आई स्क्वायर बाई टू डी एल बाई डी थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैम्पिंग वाइंडिंग इज यूज्ड इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर फॉर द एलिमेंटिंग हंटिंग ऑफ रोटर। प्रीवियस पेपर में भी हमने इसको डिस्कस किया है। एज वेल एज सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग करने के लिए मोटर को भी मेन पर्पज तो इसका डैम्पर वाइंडिंग का जो है मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास वैसे डैम्पर वाइंडिंग के लिए वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो एलिमेंटिंग हंटिंग भी हो सकता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड। एक बैटरी दे रखा है और पैरेलल कॉम्बिनेशन दो डायोड है जिनका 0.7 वोल्ट हमें दे रखा है ऐसा, और बीच में ये बैटरी है। तो हमें क्या दिया हुआ, कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी एंड रेजिस्टेंस इज द डायोड आर आइडेंटिकल हैविंग फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 0.7, डायोड करंट्स आर, दोनों डायोड की करंट बता रही है। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तो इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है। 10 वोल्ट, इधर रेजिस्टेंस 3.1 किलो ओम है, इधर यहाँ पे 0.7, ठीक है। पोलैरिटी भी दे रखी है। करंट कितनी जाएगी, यहाँ से करंट जो है हमारे पास I1 कितना जाएगा वो देखना। I1 जो होगा दोनों पोलैरिटी पे डिफरेंस 10 वोल्ट और 0.7 वोल्ट, 3.1 9.3 अपॉन 3.1 दैट इज द 3 मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर में आएगी। अब यहाँ से 3 मिली एम्पियर जा रही है, अगर दो सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, उस वो दोनों लोड शेयर कितना कितना करेंगे। अगर यही हमारे पास जनरेटर का क्वेश्चन होता तो आप क्या बोलते, 3 मिली एम्पियर इधर देना है, जनरेटर का क्वेश्चन है, तो दोनों लोड सेम जनरेटर सेम पावर रेटिंग है, तो दोनों जो है डेढ़ मिली एम्पियर देते कि नहीं देते।
है ना, ऐसा है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। 1.5 मिली एम्पियर इधर जाएगी, 1.5 मिली एम्पियर इधर जाएगी, टोटल करंट हमारे पास इनकमिंग कितना होगा, 3 मिली एम्पियर होगा। तो 3 मिली एम्पियर नहीं होगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। द फेज लैग नेटवर्क कौन से फिल्टर की तरफ वर्क करता है? जनरली इसको एक बहुत बेसिक से शॉर्टकट से याद रखा जाता है, पीएचडी, दैट इज द पीडी कंट्रोलर जो है हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। तो इसका मतलब पीआई कंट्रोलर किसकी तरह काम करता होगा? लो पास फिल्टर की तरह। और पीडी की जैसा होता है हमारे पास लैग। पीडी क्या इंप्रूव करता है हमारे पास? पीडी हमारे पास इंप्रूव करेगा, पीडी इंप्रूव करेगा ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस, तो लीड कंपनसेटर होगा हमारे पास हाई फिल्टर में, और पीआई में स्टडी स्टेट इंप्रूव रेस्पॉन्स को इंप्रूव करता है, तो लैग कंपनसेटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फेज लैग नेटवर्क हाई फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, बिल्कुल गलत, ये तो लो पास फिल्टर बन रहा है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स। स्टडी स्टेट एक्यूरेसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग फेज लीड नेटवर्क। फेज लीड क्या इंप्रूव करता है? फेज लीड इंप्रूव करता है ट्रांजिट। ये भी गलत, दोनों स्टेटमेंट जो है फॉल्स देखने को मिलेंगे। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। एक एक्सीलरेटोमीटर है सिस्मिक वेव 0.05 केजी, एम 0.05 केजी दिया हुआ है, और स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास ये दिया हुआ है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। इफ द मैक्सिमम मास डिस्प्लेसमेंट एक्स मैक्सिमम आपको दिया हुआ है ±0.02 मीटर, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है। F इक्वल टू एम ए होता है ना, F इक्वल टू एम ए, और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू के एक्स मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू एम ए। तो हमें ए एक्सेलरेशन ही तो निकालना है, ए मैक्सिमम निकालना है, तो के एक्स मैक्सिमम अपॉन एम, ये कर लो, सिंपली आप कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए मैक्सिमम इक्वल टू के हमारे पास है 0.02, नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 3 × 10⁻³ एक्स मैक्सिमम 0.02 और मास 0.05, कितना आएगा देखते हैं। 0.02 अपॉन 0.05, 3 अपॉन आंसर 7.5 समथिंग, देखते हैं ऐसा कुछ आ रहा है क्या। 1.2 × 10⁻³ ऐसा आ रहा है ना, 1.2 × 10⁻³, 1200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एडी करंट लॉसेस इन ए डीसी मशीन वेरीज विद द थिकनेस। थिकनेस के साथ कैसे वेरी करती है, ये हमें ध्यान देना। तो थिकनेस के साथ हमारे पास एडी करंट लॉसेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रिलेशन रहता है। एडी करंट लॉसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ थिकनेस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि in a fault current DC component IDC and maximum AC current IM, asymmetrical breaking current is। जैसे हमारे पास क्या होता है, कोई भी फॉल्ट करंट होती है ना, उसमें एक तो हमारे पास सिमेट्रिकल कंपोनेंट होता है करंट का, और एक डीसी कंपोनेंट होता है। रिजल्टेंट क्या होती है, रिजल्टेंट इन दोनों की जो बनेगी वो इस तरह से बनती है, रिजल्टेंट फॉल्ट करंट इस तरह से, एंड सो ऑन, चलता जाता है इस तरह से। सब ट्रांजिएंट कंडीशन, ट्रांजिएंट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन, ये आती है। अब उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट करंट बनती है वो असिमेट्रिकल करंट रहती है। असिमेट्रिकल करंट जो है डीसी कंपोनेंट के स्क्वायर का रहता है, और एसी कंपोनेंट की जो आरएमएस वैल्यू है उसका स्क्वायर रहता है। एसी कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, Im/√2, उसका स्क्वायर, IDC स्क्वायर प्लस Im/√2 का स्क्वायर। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द टर्म जी ओमेगा ऑन द लॉग मैग्नीट्यूड, जीएस आपके पास जीएस एच एस इक्वल टू, मान लो एस ही है के एस, तो पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा करोगे तो के जे ओमेगा आएगा। एक जे ऑपरेटर या एक सिंगल आपके पास पोल या जीरो 20 dB पर डिकेड का स्लोप देते हैं। अगर पोल है तो -20 dB पर डिकेड का आएगा, और जीरो है तो +20 dB पर डिकेड का आएगा। यहाँ पे नहीं बोला है कि हमारे पास प्लस माइनस जे ओमेगा, यहाँ नहीं बोला है सिंपली,
तो यहाँ तो सिर्फ जे ओमेगा लिखा है, तो हम इसको जो है कि एस पॉजिटिव ही माने ना, नेगेटिव क्यों माने, तो 20 dB पर डिकेड का स्लोप देगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास ये सारे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है टेक्निकल से रिलेटेड, दैट इज द 260 वाट 120 वोल्ट बल्ब, लाइट बल्ब है, आर कनेक्टेड अक्रॉस ए 120 वोल्ट सप्लाई AC या DC, द करंट ड्रॉन बाय ईच बल्ब विल बी। यहाँ पे 120 वोल्ट की सप्लाई दी गई है और यहाँ पे हर एक की रेटिंग जो है 60 वाट। हर एक बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा, ऑब्वियसली P इक्वल टू वी आई, तो यहाँ से I इज इक्वल टू पी बाई वी हो जाएगा। इंडिविजुअली पूछा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर करंट कितना आएगा, दैट विल बी द 120 बाई 60 बाई 120, दैट इज द 0.5 एम्पियर आएगा। हर एक बल्ब हमारे पास 0.5 एम्पियर करंट कैरी करेगा। सिंस इट इज द रेजिस्टिव कंपोनेंट, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास जो है यहाँ पर कोई इंडक्टिव कंपोनेंट होता है या कुछ होता है, तो फिर जो है हमें फेजर एनालिसिस करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पर एल्जेब्रिक सम चल जाएगा, ये 0.5 एम्पियर, इधर भी 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज स्लाइटली लेस देन 1 is called it is the diamagnetic material. We have already discussed intrinsic impedance of air और vacuum. Actually intrinsic impedance को कई तरीके से शो करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में आर एल जी सी की टर्म में शो करते हैं, है ना। रेजिस्टेंस इंडक्टेंस को जेड नॉट इक्वल टू अंडर रूट एल बाई सी लिख देते हैं, है ना, और अंडर रूट जेड बाई वाई लिख देते हैं, इम्पिडेंस अपॉन एडमिटेंस। लेकिन ये क्या भला है हमारे पास, इसको हम डिस्कस करते हैं ईएमएफटी में, जब ट्रांसमिशन लाइन डिस्कस करते हैं वहां पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। जेड नॉट जो होता है वो हमारे पास रहता है, अ, ये हमारे पास जो रहता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, इसका रेशियो है। और अगर हम लॉसलेस कंसीडर करें तो कंडक्टिविटी हम रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पर कंडक्टिविटी की टर्म, तो जे ओमेगा म्यू अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन, और मतलब एयर और वैक्यूम कंसीडर करें तो कंडक्टिविटी की टर्म को रिमूव कर सकते हैं, ये म्यू नॉट हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि एयर और वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी 1 और रिलेटिव परमिटिविटी 1 हो जाएगी, तो जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल आउट, अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें शो करता है कैरेक्टरिस्टिक। उसी तरह प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी होता है, जैसे इन दोनों का डिवाइड किया तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट अगर लॉस एयर और वैक्यूम कंसीडर करें तो सिग्मा की टर्म हट जाएगी और ये आ जाएगा जे ओमेगा अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन, है ना। ऐसा भी होता है हमारे पास, और ये क्या होती है हमारे पास 1 अपॉन वेलोसिटी, ये भी लिख देते हैं वेलोसिटी को 1 अपॉन अंडर रूट एल से भी लिखते हैं, कई केसेस में हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 109, ए डीसी सीरीज मोटर इज नॉट सुटेबल फॉर द लाइन शाफ्ट ड्राइव and the torque armature current characteristics for a DC series motor in the form of parabola। दोनों स्टेटमेंट के बारे में बताना है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास जो है ट्रू देखने को मिलेंगे, क्योंकि डीसी सीरीज लाइन शाफ्ट ड्राइव में क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है, और डीसी सीरीज मोटर में लोड के अकॉर्डिंग जो है स्पीड वेरी करेगा, है ना, लोड के नेचर के अकॉर्डिंग। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है, और टॉर्क आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स के इक्वल टू फाई आई होता है, और डीसी सीरीज मोटर में फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, तो रिलेशन आता है के सीरीज इक्वल टू आई स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन द लीनियर रीजन। तो हमारे पास जो है इस स्टार्टिंग में लीनियर रीजन में इसका कर्व जो है पैराबोलिक नेचर का, और बाद में नॉन लीनियर रीजन में स्ट्रेट लाइन हो जाता है, तो हम जो है इसको लीनियर ही कंसीडर कर रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, लिस्ट को मैच करना है, एक्साइटर को, एक्साइटर, गवर्नर, लाइटनिंग अरेस्टर और सर्किट ब्रेकर। बहुत अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया गया। लाइटनिंग अरेस्टर को ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे, बहुत सही बात है। गवर्नर को
हम देखेंगे किसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्साइटर को सर्किट ब्रेकर को ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। एक्साइटर मतलब रिएक्टिव पावर को वेरी करना, और रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करके हम क्या कंट्रोल करते हैं? वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, है ना? वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिव ड्राइव। इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पावर सिस्टम हम इसको डिस्कस करते हैं रिएक्टिव पावर कंपनसेशन में, रिएक्टिव पावर को वेरी करके। तो ए का तो फर्स्ट हो गई। बी का हमारे पास एक्टिव पावर कंट्रोल हो गया, स्पीड को कंट्रोल करके, मैकेनिकल इनपुट को कंट्रोल करके, गवर्नर को कंट्रोल करके एक्टिव पावर को चेंज किया जा सकता है। मैकेनिकल इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट इलेक्ट्रिक पावर चेंज होगी। तो बी का हमारे पास थर्ड रहेगा, सी का हमारे पास सेकंड रहेगा, सी का हमारे पास सेकंड रहेगा और करंट प्रोटेक्शन। सी का सेकंड रहेगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। डी का सेकंड बोल रहे हैं एक्साइटर से, डी का सेकंड बोल रहे हैं, डी का सेकंड, सॉरी, डी का सेकंड रहेगा और सी का हमारे पास फोर्थ रहेगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है, तो सी विल बी द राइट आंसर। थोड़ा देखने में दिक्कत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 हमें क्या शो करता है? इन द फिगर्स गिवन बिलो कैपेसिटर इज चार्ज अप टू द 100 वोल्ट। इनिशियली कैपेसिटर 100 वोल्ट तक चार्ज है, पोलैरिटी भी शो कर रखी है बेचारे ने, ठीक है। मतलब t लेस देन 0 पे ये कंडीशन रही होगी, ठीक है। एट टी टाइम t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड। अब भाई साहब स्विच को क्लोज कर दिया गया, करंट थ्रू द t इक्वल टू 0 सर्किट। t इक्वल टू 0 पे सर्किट को कैसे रिप्लेस करते हैं? मैंने आपको बताया t इक्वल टू 0 या t इक्वल टू 0 प्लस, ये वही बात होती है जिसमें कैपेसिटर को वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं, है ना? डायोड आइडियल है, ये भी क्लोज स्विच हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस है, ये एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस हो जाएगा, दैट विल बी द 100 वोल्ट, और यहाँ पे 200 वोल्ट है। तो हमारे पास करंट कितनी जाएगी? ये 10 ओम है, करंट जाएगी 100/10, दैट इज द 200 माइनस 100/10, दैट इज द 10 एम्पियर। करेक्ट, हमारे पास आंसर करंट तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 एम्पियर आ जाएगा। तो करंट थ्रू द सर्किट 10 एम्पियर रहेगी। अब आगे बात करते हैं फाइनल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। फाइनल मतलब t इक्वल टू इंफिनिटी पे स्टडी स्टेट कंडीशन में, स्टडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर को ओपन सर्किट करते हैं, कैपेसिटर को ओपन सर्किट करते हैं, और ओपन सर्किट में करंट तो फ्लो होगी नहीं, तो सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, है ना? 200 वोल्ट सारा। तो 200 वोल्ट 10 एम्पियर, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। Whenever the conductor are dead ended, there is change in the direction of transmission line, the insulator are used shackle type and stand type, दोनों का यूज कर सकते हैं। for the high voltage condition stand type, for the low voltage condition shackle type। लेकिन इन दोनों में से अगर किसी एक आंसर को प्रेफर किया जाए, दैट इज द स्टैंड टाइप, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास जो हाई वोल्टेज का केस ही कंसिडर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हमारे पास साइकिल टाइप का यूज। सी विल बी द मोर एक्यूरेट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। ए डीसी सीरीज मोटर इज रनिंग एट रेटेड स्पीड विदाउट एनी एडिशनल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस प्लेस कर दिया गया, एक डीसी सीरीज मोटर है, ये बना दिया हमने डीसी सीरीज मोटर, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, बैक ईएमएफ, ये सीरीज फ्लक्स या सीरीज फील्ड वाइंडिंग, वी EB इक्वल टू वी माइनस आई ए आर। आर जो है आर ए प्लस आर सीरीज है ना, दोनों का रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, टी एन फाइव। अब बताओ क्या है स्पीड ऑफ मोटर? स्पीड क्या होगी? वी माइनस आई ए आर अपॉन टी एन फाइव, ठीक। और फाइव किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे, वी माइनस आई ए आर के एन के सीरीज आई। अब हम देखते हैं क्या बोला है। रेजिस्टेंस प्लेस कर दिया गया, रेजिस्टेंस प्लेस कर दिया गया, आर की वैल्यू बढ़ेगी स्पीड घटेगी, सीधी सी बात है। आर की वैल्यू बढ़ेगी तो स्पीड हमारे पास डिक्रीज होगी। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। ड्यू टू द प्राइम मूवर फेलियर, प्राइम मूवर फेलियर हो जाता है तो हमारे पास सिंक्रोनस जनरेटर में क्या होता है? प्राइम मूवर फेलियर मतलब मैकेनिकल इनपुट देना बंद कर दिया, एक जनरेटर है, मैकेनिकल इनपुट देना बंद कर दिया, मैकेनिकल इनपुट देना बंद कर दिया, तो मान लो बहुत सारे जनरेटर G1, G2, G3, बहुत सारे जनरेटर पैरेलल में कनेक्टेड है, जनरली इनफाइनाइट बस पार भी बहुत सारे जनरेटर कनेक्टेड। एक जनरेटर का मैकेनिकल इनपुट हट गया तो ये जो है बाहर से सप्लाई लेना लग जाता है ना, बाहर से सप्लाई लेने लग जाता है, मतलब सिंक्रोनस मोटर की तरह बिहेव करता है। पहले एक्टिव पावर जो है इस डायरेक्शन में जा रही थी, ये जनरेटर की तरह काम कर रहा है, अब एक्टिव पावर ये खुद ले रहा है ना, दूसरे जितने भी पैरेलल कनेक्टेड जनरेटर।
डायरेक्शन ऑफ एक्टिव पावर फ्लो डज नॉट चेंज, गलत। डायरेक्शन ऑफ रिएक्टिव पावर फ्लो रिवर्सेस, रिएक्टिव पावर फ्लो रिवर्सेस क्यों होगा? रिएक्टिव पावर तो हम जो है, रिएक्टिव पावर से तो यहाँ लेना देना ही नहीं है। रिएक्टिव पावर तो सिंक्रोनस मोटर हो या जनरेटर हो, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड फेलियर थोड़ी हुआ है, प्राइम मूवर फेलियर हुआ है। फील्ड फेलियर होता, फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देके रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करते हैं ना, वी कर्व में जैसा हम डिस्कस करते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्टिव एक्टिव पावर विल गेट रिवर्सेस, डी विल बी द राइट आंसर, इट विल ऑपरेट एज द सिंक्रोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा प्लीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, इन केस ऑफ एचवीडीसी सिस्टम, in case of HVDC system there is both charging current and skin effect। चार्जिंग करंट हमें देखने को मिलेगी, स्किन इफेक्ट देखने को मिलेगा। स्किन इफेक्ट हमारे पास एसी की केस में होता है ना, डीसी की केस में नहीं होता है, तो स्किन इफेक्ट तो नहीं होगा। चार्जिंग करंट भी नहीं अवेलेबल रहेगी, क्यों? क्योंकि चार्जिंग करंट कैपेसिटर अवेलेबल होना चाहिए और कैपेसिटेंस यहाँ पर हमारे पास होता ही नहीं है। तो डीसी के केस में ना तो कैपेसिटेंस डेवलप होगा, ना करंट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो नाइदर चार्जिंग करंट और नॉट स्किन इफेक्ट। तो अब हमारे पास लगभग जो है ये सारे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है और फाइनली ये पेपर कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट और फिर भी कोई आपके मन में ऐसा कोई रहता जाता है तो कमेंट करिएगा, और जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए, उनके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच। आरएससीबी का बैच चल रहा है, आरएससीबी के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, इफ़ यू हैव वेरी वीक सब्जेक्ट्स तो आप जो फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपका ठीक ठाक प्रिपरेशन है, आपने कई जगह दूसरी से प्रिपरेशन किया होगा और लास्ट टाइम फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए होंगे, तो आपके कॉन्फिडेंस गेन के लिए आपकी आईबीपीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग एक क्रैश कोर्स भी डिजाइन किया हुआ है, जिसमें शॉर्ट थ्योरी कंसेप्चुअल साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।